वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। मैं जीत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने जीएस में स्टार्टिंग करी है आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, देन उनकी स्थापना का क्रम, वो सारा हमने डेट वाइज सारा देखा था। एंड इन्होंने पहले व्यापारिक केंद्र या फिर व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ पे स्थापित करी थी, और हमने कुछ बुलेट्स पॉइंट्स देखे थे। हम उसी चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने, जिन मेरे भाइयों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, वो प्लीज पहला वीडियो जरूर देखें। इससे आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन हो जाएगी। और जिन भी साथियों ने मेरा पहला वीडियो देखा है, आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपको पसंद आया होगा। आज के चैप्टर में हम इन कंपनियों के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जिसमें वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जब भारत आया, तो भारत से जब ये वापस गया, तो वापस जाते टाइम पे अपने हेक्टर नामक जहाज से ये मसाले, खासकर मिर्च, काली मिर्च लेके ये वापस गया पुर्तगाल। तो जब ये पुर्तगाल वापस गया, तो यूरोप में जब इसकी बिक्री हुई, तो जो इनका व्यय हुआ, चाहे वो जहाज के लाने ले जाने का खर्चा हो, यहाँ पे रुकने का खर्चा हो, वो सारा व्यय हटाने के बाद में इनको 60 गुना लाभ हुआ इन्हें। और इस लाभ को देखते हुए ही इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई। आगे हम देखेंगे इनके जो मेन वॉयसराय और जो गवर्नर थे उनके बारे में। तो इनका पहला जो वॉयसराय था, उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में आया था और 1509 ईस्वी तक ये वॉयसराय रहा। तो ये भारत में पुर्तगालियों का पहला वॉयसराय था। इसका मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना। इसका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यापार करना था। और इसकी नीति थी शांति जल की नीति। क्या नीति थी इसकी? शांत जल की नीति, जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब एक तरह से जो समुद्री व्यापार था। क्या था? समुद्री व्यापार, सी ट्रेड जिसको बोल सकते हैं। तो ये समुद्री व्यापार पे अपना एक तरह से एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे, जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में आगे चल के इनका वॉयसराय हुआ अल्बुकर्क। आगे चल के इनका वॉयसराय हुआ जो कि 1509 ईस्वी में वॉयसराय बना और 1515 ईस्वी तक ये वॉयसराय रहा। अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित करने का एक तरह से काम शुरू कर दिया भारत में। इसी क्रम में इसने 1510 ईस्वी में, उस टाइम पे जो बीजापुर का शासक हुआ करता था आदिल शाह यूसुफ, जिससे इसने गोवा जीत लिया। तो गोवा जीता कब? 1510 ईस्वी में। एंड इसी क्रम में 1510 ईस्वी में गोवा जीता इसने। ये सबसे पहले गोवा जीता और सबसे लास्ट में, भारत के आजादी के बाद भी सबसे लास्ट में 1961 में। कब?
1961 में गोवा को भारतीय साम्राज्य में मिलाया गया स्वतंत्रता के बाद। तो ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसके मुख्य पॉइंट हैं, इसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। और 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में गोवा में पहला सेंट जेवियर चर्च बनाया। 1515 ईस्वी में गोवा में पहला सेंट जेवियर चर्च बनाया। किसने बनाया? अल्बुकर्क ने। जैसा कि हम देख सकते हैं, अल्मीडा की एक पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी एक पॉलिसी थी जिसको हम अपनी भाषा में 3G पॉलिसी के नाम से जान सकते हैं। इसकी 3G पॉलिसी थी, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। क्या थी? गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गॉड मीन्स ये क्रिश्चियन थे और ये ईसाई धर्म का धर्म प्रचार करना चाहते थे, जिसमें इन्हें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई। इसी क्रम में इन्होंने अपना एक गोवा में चर्च बनाया था, सेंट जेवियर चर्च, 1515 ईस्वी में। दूसरा इसका जो था गोल्ड मीन्स संपत्ति अर्जित करना और अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना था। किसको बूस्ट करना था? अर्थव्यवस्था। और तीसरा था ग्लोरी, यूरोप में ख्याति अर्जित करना। यूरोप में ख्याति अर्जित करना। इसने एक नीति चलाई थी, विवाह नीति। कौन सी नीति चलाई थी? विवाह नीति। जिसमें क्या करते थे ये लोग कि ये लोग पुर्तगालियों की शादी करते थे भारतीय नारियों से। पुर्तगालियों की शादी भारतीय नारियों से करते थे। और उसमें ये जो भारतीय लोग थे, इन्हें लगता था कि ये हमारे अपने पुर्तगालियों का एक और वायसराय हुआ था, नीनो डी कुन्ना। क्या नाम था? नीनो डी कुन्ना, जो 1529 ईस्वी में आया और 1538 ईस्वी तक ये वायसराय रहा। इसने क्या किया था कि इसने जो अपनी राजधानी कोच्चि में इन्होंने बनाई हुई थी, इन्होंने अपनी राजधानी जो कोच्चि में बनाई हुई थी, उसको इन्होंने क्या किया, नीनो डी कुन्ना ने कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। बाद में 1535 ईस्वी में इसने द्वीप को और 1559 ईस्वी में दमन को, इन दोनों को पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो काफी सारे एग्जाम्स में आता है कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसने की थी? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी थी पुर्तगालियों ने। किसने करी थी? पुर्तगालियों ने। आगे हम देखेंगे बहुत सारे फल जैसे अनानास, पपीता, मूंगफली, काजू, इन बहुत सारे फलों की इत्यादि की जो खेती है वो पुर्तगालियों की ही देन है। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम एस्ताडो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। आगे हम पुर्तगालियों के बाद पढ़ेंगे डचों के बारे में। तो डच कहाँ के? हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, जिसको हम नीदरलैंड में बोलते हैं। तो डच नीदरलैंड के निवासी थे। जब ये पूर्वी एशिया में आए तो ये सबसे पहले इंडोनेशिया, सुमात्रा से मसाले का व्यापार कर रहे थे। वहीं पे भारत से वस्त्र का व्यापार अधिक प्रचलित था। भारत से किसका व्यापार कर रहे थे? वस्त्र का। आपने देखा होगा कि पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे एंड उसके बाद में जो दूसरी कंपनी, व्यापारिक कंपनी जो भारत में आई, वो थे डच। और डच आए थे 1595 ईस्वी में। तो ऑलमोस्ट 100 साल तक, कितना? 100 साल तक पुर्तगालियों का ही व्यापार पर एक तरह से एकाधिकार।
लेकिन उसके बाद जब डच आए, देन फिर अंग्रेज आए, तो इनके बीच में एक कंपटीशन की स्थापना हो गई। इनके बीच में एक कंपटीशन हो गया। तब तक इनका एक तरह से एकाधिकार था पुर्तगालियों का। और उसी क्रम में क्या हुआ कि 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में एक वेदरा का युद्ध हुआ। ये एक जगह है बंगाल में, जिसमें डचों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें डचों की बहुत बुरी तरह से पराजित हुए, बहुत बुरी तरह से पराजित हुए। और इसी क्रम में 1760 ईस्वी में एक बांडीवास का युद्ध हुआ था, जो हम बाद में जब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध देखेंगे उसी में हम उसको कवर करेंगे। 1760 में एक बांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें भी डचों की बुरी तरह पराजित हुए और इनका लगभग एक तरह से जो व्यापारिक ढंग था, जो भी था, वो एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गया था। डचों की जो व्यापारिक प्रणाली थी डचों की जो व्यापारिक प्रणाली थी, तो उसको हम सहकारिता, और इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कार्टेल पद्धति, इस पे आधारित थी। डचों की जो व्यापार प्रणाली थी वो सहकारिता, और उसको हम कह सकते हैं कार्टेल पद्धति, इस पे आधारित थी। डचों के जब आने के क्रम में इनका नेतृत्व कर रहे थे कार्नेलियस हाउटमैन। जब डचों ने भारत में प्रवेश किया था, उस टाइम पे इनका नेतृत्व कर रहे थे कार्नेलियस हाउटमैन, 1595 1596 ईस्वी में जब ये भारत आए थे। इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और फटाफट से हम अंग्रेजों के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे फटाफट फटाफट। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी उस टाइम पे एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी महारानी? एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर, एक आज्ञा पत्र द्वारा कंपनी को 15 साल के लिए कंपनी को 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। महारानी एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का क्या कर दिया? एकाधिकार प्रदान कर दिया। कब किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। जेम्स प्रथम जेम्स प्रथम उस टाइम पे एक ना इंग्लैंड का एक प्रिंस हुआ, और उसका राजदूत था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा, और इसके जहाज का नाम हेक्टर था। ये कहाँ पे पहुंचा? जहांगीर के दरबार में। उस टाइम पे 1608 ईस्वी में जहांगीर मुगल शासक हुआ करता था उस टाइम पे इंडिया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जेम्स प्रथम ने जब कैप्टन हॉकिंस को इंडिया में भेजा था, तो उस टाइम पे इन्होंने जो फरमान जारी किया था, वो फरमान किसके नाम पे था? अकबर के नाम पे। किसके नाम पे था? अकबर के नाम पे था। क्योंकि अकबर का उस टाइम पे डेथ हो चुका था और नया मुगल शासक जहांगीर था, तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा। आगे सर टॉमस रो, ये भी एक राजदूत हुआ करते थे। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए। भारत में अंग्रेज कंपनी के व्यापार के क्रम में 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का एक सुल्तान था। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार उन्हें सिर्फ 500 रुपये पगोड़ा 500 पगोड़ा वार्षिक कर देकर 500 पगोड़ा वार्षिक कर देकर व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसने दी? गोलकुंडा के सुल्तान ने। आगे चलकर 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने 3,000 रुपये वार्षिक सिर्फ 3,000 रुपये में इसने क्या किया कि बंगाल में फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी। किसने? फर्रुखसियर ने। जिससे अंग्रेजी कंपनी को काफी लाभ हुआ। 1661 ईस्वी में
ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हो गया? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। और इस मौके पर क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने मुंबई को, मुंबई द्वीप को अंग्रेजों को दे दिया। मुंबई द्वीप को किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। आगे चलकर क्या हुआ कि 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने, सम्राट ने क्या किया चार्ल्स द्वितीय ने कि मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया? इसने कंपनी को दे दिया, ओनली 10 पाउंड वार्षिक किराए पे। इससे क्या हुआ कि कंपनी की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो गई। 1688 ईस्वी में औरंगजेब का सामना हुआ था सर जॉन चाइल्ड से, सर जॉन चाइल्ड से, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। जिसमें क्या हुआ? अंग्रेजों की पराजय हुई और एक संधि हुई। उस संधि के तहत ये हुआ कि अंग्रेज वहां पे रुके रहेंगे, लेकिन उस संधि के पश्चात जो मुगल शासक था उसका जो रुख था वो थोड़ा सा सख्त हो गया। उसी सख्त रुख की वजह से औरंगजेब ने ये आदेश दिया, औरंगजेब ने एक आदेश दिया कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त, अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में, 1.5% जजिया के रूप में, ये क्या था? ये टैक्स थे, कर थे, 1.5% जजिया के रूप में लिया जाएगा। आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मुंबई का असली संस्थापक किसे माना जाता है? मुंबई का असली संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो काफी बार ये एग्जाम्स को क्वेश्चन आता है कि मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा गेराल्ड ओंगियार, गेराल्ड ओंगियार। इसको मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये एक गवर्नर हुआ करता था मुंबई का 1669 से 77 के बीच में, 1669 से 77 के बीच में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जब विस्तार होने लगा तो अंग्रेजों ने क्या किया? अपने फोर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, अपने फोर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और इन्होंने अपने फोर्स बनाए मद्रास, कोलकाता, है ना, पौंडीचेरी। ये कुछ जो महत्वपूर्ण जो फोर्स बनाए उनके नाम है। तो मद्रास में इन्होंने जो फोर्ट बनाया उसका नाम था, क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कहाँ पे था? मद्रास में। कई बार क्वेश्चन आया था कि मद्रास में अंग्रेजों का कौन सा किला था? तो क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कोलकाता में कौन सा किला था? फोर्ट विलियम। कौन सा किला था? फोर्ट विलियम। और फोर्ट लुई कहाँ पे था? पौंडीचेरी में। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे था? मद्रास में। फोर्ट विलियम कोलकाता और फोर्ट लुई पौंडीचेरी। फोर्ट विलियम का जो पहला अध्यक्ष था उसका नाम था सर चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम का जो पहला अध्यक्ष था उसका नाम क्या था? सर चार्ल्स आयर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1688 ईस्वी में न्यू कंपनी, 1698 ईस्वी में जनरल सोसाइटी एंड इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। और इन दोनों का 1708 ईस्वी में विलय होकर, दोनों का 1708 ईस्वी में विलय होकर द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। उन दोनों का विलय होकर 1708 ईस्वी में क्या बना? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और 1833 ईस्वी के चार्टर से, 1833 ईस्वी के चार्टर से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम फेमस है तो हम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जानते हैं ज्यादातर। बट ये नाम 1833 ईस्वी के चार्टर से बदलकर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका एक नाम और था,
इसका एक नाम था, सॉरी, इसका एक और नाम था जिसको हम जॉन कंपनी, क्या कहते हैं, जॉन कंपनी, जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं। सर जॉब्स चार्नक, क्या नाम है, जॉब्स चार्नक। इन्होंने अगस्त 1690 ईस्वी में सूतानुती में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की थी, जिससे कलकत्ता की नींव पड़ी, कलकत्ता की नींव पड़ी। हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जॉब्स चार्नक को ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। जॉब्स चार्नक चार्नक को ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कलकत्ता की स्थापना किसने करी या कलकत्ता को किसने बसाया, तो किसने बसाया था, जॉब्स चार्नक। आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे एंड अगली वीडियो में हम देखेंगे फ्रांसीसी फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी उसके बारे में, और इनके बीच में जब बाद में जब काफी द्वंद्व हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, तो इनके बीच कई सारे युद्ध हुए थे, उनके बारे में जानेंगे और हम इस चैप्टर को अगली वीडियो में खत्म करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिन भी मेरे साथियों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उससे आपको और ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर कर सको, तो हो सकता है उन्हें भी थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।